नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के विषय में हम पढ़ रहे थे और जितने भी शासक हुए उनके विषय में हमने देख लिया। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे जिनके कारण मुगल साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो मुगल साम्राज्य के पतन में वो कौन से युद्ध थे जो मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण बने, तो इन पर हम आज चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम एक युद्ध की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले युद्ध की बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत खास होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण की। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बिल्कुल करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, फारस, आप सबने सुना होगा फारस का नाम, जिसे हम ईरान कहते हैं। तो वहां का शासक था तहमास्प शाह। कौन था? तहमास्प शाह। तहमास्प शाह। जब फारस के शासक तहमास्प शाह की मृत्यु हो जाती है तो वहां का जो शासक बनता है वो बनता है नादिर शाह। कौन बनता है? नादिर शाह बनता है। तहमास्प शाह की मृत्यु के बाद नादिर शाह फारस का शासक बनता है, ईरान का शासक बनता है। कब बनता है? 1736 ईस्वी में। 1736 ईस्वी में ये बनता है। 1736 ईस्वी में ये बनता है। और जैसे ये शासक बनता है, आपको बता दें कि जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो कोई भारत पर अच्छे उद्देश्य से नहीं हुए कि भारत को चलो समृद्धशाली बनाए चल करके, वहाँ के जो लोग हैं उनको अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छे अच्छे चीजें सिखाएं चल करके। इस उद्देश्य से कभी भी भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। तो विदेशी आक्रमण क्यों हुए? क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत में अपार धन संपदा, सोना चांदी बहुत कुछ था। तो इसी के लूट के लिए भारत को हमेशा, जब भी विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा तो भारत हमेशा लूटा ही है। तो जब भी विदेशी आक्रमण हुए तो भारत के अंदर से भारत को लूटा गया और भारत से जो धन संपदा थी वो विदेशों में चली गई। तो नादिर शाह का भी मुख्य उद्देश्य यही था, ईरानी शासक था, इनका भी मुख्य उद्देश्य था कि चलिए भारत को लूटते हैं चल करके, वहां पर बहुत कुछ खजाना है, उनको पता था। तो इसी कारण, इसी के चलते नादिर शाह जो चलता है अपने ईरान से चलता है और 11 जून 1738 ईस्वी में, कब? 11 जून 1738 ईस्वी में काबुल पहुंचता है। और उस समय काबुल जो था एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। काबुल का शासक था नासिर खां। कौन था? नासिर खां। तो जैसे ही नादिर शाह 11 जून 1738 ईस्वी को काबुल पहुंचता है तो नासिर शाह जो है, इसने बिना कोई विरोध किए इसने क्या किया? नादिर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। बिना विरोध किए अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद में जब अधीनता स्वीकार कर ली तो नादिर शाह का काबुल पर अधिकार हो गया। नादिर शाह का काबुल पर अधिकार हो गया और अधिकार हो जाने के कारण यहाँ की जितने भी पद थे, यहाँ की गवर्नरी से लेकर के जो भी पद हुआ करते थे, जो भी राजस्व था, जो भी धन संपदा थी, सब किसकी हो गई? नादिर शाह की हो गई। लेकिन यहाँ का जो शासक नासिर खां था, इसने क्या किया? क्षमा याचना की, विनती की नादिर शाह से कि मुझे काबुल और पेशावर की गवर्नरी दे दीजिए। तो नादिर शाह दयालु प्रवृत्ति का आदमी था और इसने क्या किया? नासिर खां को काबुल और पेशावर की गवर्नरी
प्रदान कर दी, दे दी। क्षमा याचना करने पर नासिर खां के द्वारा क्षमा याचना करने पर नादिर शाह ने काबुल और पेशावर की गवर्नरी नासिर खां को दे दी। आगे बढ़ता है तो आगे पढ़ता है क्या, लाहौर पढ़ता है, तो लाहौर की ओर कूच करता है, प्रस्थान करता है नादिर शाह। तो लाहौर में जो शासक था उस समय, उसने भी बिना कोई विरोध किए अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? नादिर शाह की। अब नादिर शाह की निगाहें जो थी भारत पर थी, पंजाब पर थी खास करके। तो भारत की ओर नादिर शाह चलता आगे बढ़ता है। तो 1739 ईस्वी में इसने पंजाब पर आक्रमण किया। आपको बता दें कि जो भारत में नादिर शाह का आक्रमण था 1739 में हुआ, इसके लिए नादिर शाह को आमंत्रित किया गया था। 1739 ईस्वी में आमंत्रण भेजा गया कि भारत पर आप आक्रमण कीजिए, भारत में बहुत धन संपदा है, आपको बहुत कुछ हाथों में लगेगा। इसके चलते नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने को पहले से ही वो सोच रहा था। अब तो उसने बिल्कुल ठान ली थी कि भारत पर हमें आक्रमण करना ही है। तो 1739 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण करता है भारत के। अब यहीं से शुरू हो जाता है करनाल का युद्ध, यहीं से शुरू हो जाता है करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध। तो करनाल का युद्ध जो है ये शुरू हुआ 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल का युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में कौन कौन आमने सामने हुए? तो नंबर 1 आपका जो नादिर शाह था, नादिर शाह वो तो था ही। अब नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह, मुख्य जो थे ये दो थे, मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध होना था। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको उस समय के लोगों ने रंगीला की उपाधि दे रखी थी, वही रंगीला। तो नादिर शाह वीएस मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में ये युद्ध था। लेकिन मोहम्मद शाह अपनी 80,000 सैनिकों के साथ, और इसने जो निजाम उल मुल्क था, निजाम उल मुल्क और कमरुद्दीन और खान ए दौरा, इनको भी साथ में लिया। तो नादिर शाह एक तरफ था और मोहम्मद शाह अपने 80,000 सैनिकों के साथ एक तरफ था, और मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क और कमरुद्दीन और खान ए दौरा इनको भी साथ में लिया और नादिर शाह का सामना करने के लिए चल देते हैं। अब क्या होता भाई, युद्ध होता है, लेकिन युद्ध शुरू ही होता है, लेकिन इसमें जो एक व्यक्ति था निजाम उल मुल्क, इसने मध्यस्थता की। क्या की? मध्यस्थता की। निजाम उल मुल्क मध्यस्थता करने के कारण इसने क्या किया, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में समझौता करा दिया। क्या करा दिया? समझौता करा देता है। और इसी समझौते के कारण मोहम्मद शाह जो था ये अपना शासन फिर से करने लगता है, और इसने निजामुल मुल्क को मीर बख्शी का पद दे दिया। निजामुल मुल्क जो था इसको मीर बख्शी का पद दे दिया, मीर बख्शी। क्योंकि खान ए दौरा की मृत्यु के बाद मीर बख्शी का जो पद था वो खाली हो चुका था। इसी के कारण ये जो मीर बख्शी का पद था निजाम को मिल गया। मोहम्मद शाह ने खुश होकर के समझौता इसने कराया था, इसी कारण मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी का पद दे दिया। अब आपको बता दें उसमें अवध स्वतंत्र राज्य नहीं था, लेकिन अवध को स्वतंत्र राज्य बनाने वाला सआदत खां, क्या नाम था? सआदत खां जो था ये भी मीर बख्शी का पद लेना चाहता था। मीर बख्शी का पद कौन प्राप्त करना चाहता था? सआदत खां मीर बख्शी का पद प्राप्त करना चाहता था, लेकिन मोहम्मद शाह ने निजाम को मीर बख्शी का पद दे दिया। इसके चलते सआदत खां जो था इसने क्या किया, थोड़ी गद्दारी की और क्या किया, नादिर शाह को और भी आमंत्रण दे डाला।
सादत खान ने कहा नादिर शाह से कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, सादत खान ने क्या कहा, यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिल सकता है। यानी कि सादत खान का कहना था भाई अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो दिल्ली में बहुत कुछ धन संपदा है, बहुत रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, तो आपको 20 लाख नहीं मिलेंगे, 20 करोड़ की धन संपदा आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से नादिर शाह लालची प्रवृत्ति का आदमी था और ये दिल्ली की ओर कूच करता है, दिल्ली की ओर बढ़ता है। दिल्ली पर इसने 20 मार्च 1739 ईस्वी को अधिकार कर लिया। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर अधिकार कर लेता है नादिर शाह, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह का 20 मार्च 1739 ईस्वी को अधिकार हो जाता है और इसके बाद में इसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और सिक्के जारी किए जाते हैं। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और सिक्के जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं। अब जब सिक्के जारी किए गए, खुतबा पढ़ा गया नादिर शाह के नाम का, तो यहां से कुछ समय के लिए मुगल राज्य का अंत हो गया, कुछ समय के लिए मुगल राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य का आरंभ हो गया। ज्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जैसे ही नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ वैसे ही उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, सिक्के जारी किए गए और इसी समय क्या हुआ कि मुगल राज्य का अंत हो गया और कुछ समय के लिए मुगल राज्य समाप्त हो जाता है और फारसी राज्य प्रारंभ होता है। लेकिन होता क्या है कि 22 मार्च 1739 ईस्वी को 22 मार्च 1739 ईस्वी को एक अफवाह फैल जाती है। 22 मार्च 1739 ईस्वी को एक अफवाह फैलती है कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। कौन सी अफवाह फैली? नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। नादिर शाह की मृत्यु होने की अफवाह फैल जाती है 22 मार्च 1739 ईस्वी को। तो होता क्या है कि दिल्ली में विद्रोह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिल्ली में विद्रोह हो जाते हैं और इन विद्रोहों में नादिर शाह के लगभग 700 सैनिक मारे जाते हैं। नादिर शाह के 700 सैनिक मार दिए जाते हैं इन विद्रोह में, एक छोटी सी अफवाह के कारण कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई है। इसको चलते नादिर शाह का खून खौल जाता है और नादिर शाह एक आज्ञा देता है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार कर दिया जाता है। नरसंहार करने की आज्ञा देता है नादिर शाह, नरसंहार। और इसके तो केवल 700 सैनिक मारे गए थे, 700 सैनिक मारे गए थे। लेकिन ये जो नरसंहार करने की आज्ञा थी इसमें लगभग 30,000 लोग, भारत के 30,000 लोग हताहत हुए। अब 30,000 लोग हताहत हुए, कम से कम 1000 लोग तो उसमें से मर ही गए होंगे। इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है, ना तो किताबों में मिलता है कि कितने लोग मारे गए थे। तो ऐसा उसमें लिखा है कि 30,000 लोग हताहत हुए इस नरसंहार में। फिर उसके बाद में होता क्या है कि जो मोहम्मद शाह था उसने क्षमा मांगी। मोहम्मद शाह नादिर शाह से क्षमा याचना करता है और मोहम्मद शाह के द्वारा क्षमा याचना करने पर नरसंहार नादिर शाह रुकवा देता है। अब 30,000 लोग हताहत हो चुके थे, लेकिन मोहम्मद शाह ने यही काम अगर पहले कर लिया होता तो वो 30,000 लोग हताहत नहीं होते। तो नादिर शाह ने अपनी आज्ञा वापस ली और मोहम्मद शाह के दया और याचना करने पर क्या किया कि मोहम्मद शाह को पुनः शासक बना देता है और पुनः मोहम्मद शाह के नाम का खुतबा पढ़ाया जाता है और सिक्के जारी किए जाते हैं। और यहां से
ईरानी राज्य यानी कि फारसी राज्य समाप्त हो जाता है और पुनः मुगल राज्य स्टार्ट हो जाता है। अब आगे बात बढ़ाते हैं। तो जब नादिर शाह यहाँ से भारत से वापस जाता है तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है? तो नादिर शाह बहुत कुछ लेकर जाता है। जैसा कि निजाम के द्वारा कहा गया था कि अगर आप दिल्ली पर आक्रमण करें तो 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपए आपको प्राप्त होंगे। तो ये यहां से नादिर शाह दिल्ली में लगभग कितने दिन रुका? 57 दिन रुका। तो प्रश्न अगर पूछा जाए दिल्ली में नादिर शाह कितने दिन रुका? 57 दिन, 57 दिन। 57 दिन दिल्ली में नादिर शाह रुका और ये अपने साथ 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए जितने निजाम ने कहे थे उससे कहीं अधिक 30 करोड़ रुपए और तख्त ए ताउस, कोहिनूर हीरा और 30 करोड़ रुपए तख्त ए ताउस, कोहिनूर हीरा एवं मोहम्मद शाह के द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ में ले जाता है। चित्रित फारसी पांडुलिपि। तो ये इतना सारा कुछ नादिर शाह अपने साथ ईरान ले जाता है। अब आपको बता दें कि नादिर शाह को जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसी प्रकार ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो ईरान का नेपोलियन भी नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। तो नादिर शाह का आक्रमण, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 ईस्वी में। इसी को हम लोग करनाल के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य के पतन की ओर जो कदम थे वो बढ़ा दिए थे। काफी बड़ी मात्रा में काफी भारी पैमाने पर मुगल साम्राज्य को क्षति भी पहुंची थी, क्योंकि कोहिनूर हीरा भी लुट गया था, तख्त ए ताउस भी लुट गया था और 30 करोड़ रुपए भी लुट गए थे। तो इस प्रकार से मुगल राज्य को कितने हानि उठानी पड़ी नादिर शाह के आक्रमण के द्वारा। इसके साथ ही 30,000 लोग हताहत हुए थे नरसंहार में। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन में नादिर शाह के आक्रमण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से आप लोग आज के वीडियो को उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, इससे थोड़ा हौसला बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप बताएं कि वीडियो में जो मैटर था वो कैसा था, या फिर आपका कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 8005386496 पर मैसेज करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो उस पर भी कोई भी क्वेश्चन है आपका किसी भी सब्जेक्ट का है तो वो आप सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।